तो बिहार में सियासी बयार है, फिर से नीतीश कुमार है। 8वीं बार जब बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज नीतीश कुमार। और बिहार के इस पूरी सियासी उठापटक को लेकर प्रशांत किशोर पीके के तौर पर जाने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अब तो चुनावी राजनीति में बस एंट्री करने के लिए बेकरार भी नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार से ही उन्हें शुरुआत भी करनी है। इस सब के बीच प्रशांत किशोर के साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार। सीधे आपको प्रकाश के पास लेकर चलेंगे जो एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। प्रकाश। जी हाँ रोमाना, फिर से बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये गाना चर्चा में तब आया था जब प्रशांत किशोर ने इस गाने को आगे बढ़ाया था और अब दूसरा गाना प्रचलन में आ गया है कि लालू बिना ये बिहार चालू ना होई। हम प्रशांत किशोर से बात करेंगे और चाय पर चर्चा भी जो कार्यक्रम हुआ था वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ही नहीं किया था, तो हम चाय भी पी रहे हैं सुबह सुबह इनके साथ और बात भी करेंगे। प्रशांत जी, ये जो 2017 में, 2015 में, 2022 में आप क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को नीतीश कुमार के? बस देख ही रहे हैं जैसे बिहार के सारे 13 करोड़ लोग देख रहे हैं वैसे हम लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये बिहार के लिए पिछले 10 साल जो हैं ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। 2012-13 से जो राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये दर्शकों को आपके मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12-13 के बाद 10 साल में, पिछले 10 साल में ये 6वां सरकार का प्रयोग है, ये 6वीं सरकार है। दो ही चीज़ इसमें कांस्टेंट है, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो, और बिहार की बदहाल स्थिति, उसमें भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। और इसमें हम सब लोग दोषी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में हम भी साथ में थे, कई लोग, सब लोगों, सारे लोगों की भूमिका रही है। लेकिन बिहार के जनता के नज़रिए से आप देखेंगे तो पिछले 10 साल राजनीतिक अस्थिरता का रहा है। ये 6वां सरकार का प्रयोग है। हम और आप उनको शुभकामना दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम ऐसी आशा अपेक्षा रख सकते हैं कि आने वाले जो 3 साल से ज़्यादा का समय बाकी है कार्यकाल इस सरकार का, वो अच्छा चले। प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं और वो सुराज कार्यक्रम में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। तो जब आप घूम रहे हैं तो लोगों की क्या राय आ रही है नीतीश कुमार जो सरकार है उसको लेकर के? नहीं, देखिए, जो वो तो आपको हम लोग, मैं यहाँ 3 महीने से हूँ और रोज़ कहीं ना कहीं किसी से मिलता हूँ, जाता हूँ। बिहार में जो सुशासन की जो गूंज तो कहीं नहीं सुनाई दी पिछली जो सरकार थी। अब आज जो सरकार बन रही है या बनने जा रही है, इस सरकार का एजेंडा क्या होगा, ये क्या बेहतर कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। जैसे मान लीजिए कि जो एक मेजर समस्या नीचे हम लोग को देखने को मिल रही शराबबंदी की, तो क्या शराबबंदी पर अगर आप, सरकार तो बदल गई, फॉर्मेशन बदल गए, पार्टनर बदल गए, लेकिन शराबबंदी पर कोई फिर से कोई नया प्रयास, नया प्रयोग, नई सोच आएगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर किसानों को खाद पहले भी नहीं मिल रहा था, आज भी नहीं मिलने वाला है। करप्शन की जो बात नीचे लोग बता रहे हैं, वो उस पर कोई, जब तक जो पब्लिक के हिसाब से कुछ चेंज होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। और अभी आज तो वो आ रहे हैं सरकार में, संभव है कि उनके पास एजेंडा होगा। हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सरकार किस घोषणा पत्र को लेकर आती है। जैसे अभी जो पिछली सरकार अभी चल रही थी कल तक, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र रखा था भाजपा ने और नीतीश जी ने, उसको उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 बताया था। अब ये 7 निश्चय पार्ट 2 पर चलेगी सरकार कि ये 7 निश्चय 2015 का जो महागठबंधन था, जो उसका घोषणा पत्र था, उस पर चलेगी, या फिर कोई नई घोषणा पत्र लाया जाएगा जिसमें आरजेडी के जो वादे हैं, जैसे पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा आरजेडी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया है, तो संभव है कि वो इनका मेन एजेंडा होना चाहिए। ये शिक्षकों के इशू को लेकर आरजेडी ने बड़ी घोषणाएं करी थी, तो जो घोषणाएं आरजेडी ने करी और जो घोषणाएं जेडीयू ने करा, उन दोनों को मिलाकर कोई नया घोषणा पत्र आता है। सरकार की प्राथमिकता है। घोषणा पत्र तो अपनी जगह है प्रशांत जी, नहीं, वो नीतीश कुमार पर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मुसीबत ये है कि हम लोग पॉलिटिकल फॉर्मेशन की तो बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत इसी चीज़ से करी कि पिछले 10 साल में 6वां प्रयोग है ये, लेकिन जब पब्लिक स्थिति तो बदल नहीं रही है। जैसे 2012-13 में थी, आज 2022-23 में भी वैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था, घोषणा पत्र तो किनारे रख दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि राजनीति में जिस तरह से पाला बदलने की
सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में नाम रखा जाएगा तो उनमें से नीतीश कुमार का भी नाम आएगा। तो आपको लग रहा है कि एनडीए से निकलने का बहाना था आरसीपी सिंह के बली के बहाने, या फिर निशाना कुछ और था, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया? नहीं, देखिए, ये सब उनके मन के अंदर की बात या उनके दल की अंदरूनी बात तो वही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मेशन में रहें, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, 2015 में जब महागठबंधन बना था तो उससे राजनीतिक भी बड़ी अपेक्षाएं थी और विकास को लेकर भी एक नया 7 निश्चय का कार्यक्रम बनाया गया था और ऐसी बात हुई थी कि कुछ नया आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला था। 17 में वो आप छोड़ दिया आपने उसको। फिर कई समाज का एक बड़ा वर्ग था जिसको ऐसा लगता था कि नीतीश जी और भाजपा के साथ में आने से जो जैसी सरकार 2005 से चली थी उस तरह का बिहार में विकास देखने को मिलेगा। उनको भी निराशा हाथ लगी है। तो किसी भी फॉर्मेशन में रहें, मेरी गुजारिश, मेरी अपेक्षा यही है कि अच्छी सरकार चले, जैसी लोगों की अपेक्षा है, लोगों की स्थिति बेहतर हो, वो ज़्यादा ज़रूरी हो। आप किसके साथ चलते हैं नहीं चलते हो तो राजनीतिक बात है, वो राजनीतिक लोगों का, पत्रकारों का, हम लोग का विषय हो सकता है। सामान्य आदमी को इससे बहुत लेना देना नहीं है। फर्क पड़ता है क्योंकि पीएम की रेस में आगे आना, उसकी शुरुआत ऐसा नहीं लगता है कि बिहार से शुरू कर दी? मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं ये ऐसा हर नेताओं के लिए कहता हूँ। पहले जो मैं काम करता था उसमें लोग हमेशा ऐसा पूछते थे कि भाई आप ये स्टेट जीत गए, इसके बाद क्या राष्ट्र की रेस में आ गए। ये तो एक्स्ट्रापोलेशन, इस तरह की बातें होती नहीं कि आप बिहार में जीत जाइएगा। अभी तो आप जीते नहीं हैं, बिहार में एक फॉर्मेशन बना रहे हैं और आप पीएम के रेस में आ गए, देश भर आपको मान लिया। अभी तो बिहार की बात है, बिहार में सरकार बने, बिहार में लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, उसके बाद की बात है। पीएम वगैरह की बात अभी कहाँ से उठी? अभी तो आप जैसा लोग कहते हैं कि ये स्टेप जो है वो आगे उसी ओर जा रहा है। भैया, ये 2015 में भी लोगों ने ऐसा ही अनुमान लगाया था। 2 साल के बाद उनका अनुमान धरा का धरा रह गया। इसलिए राजनीति में जो थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है, इस तरह की संभावनाओं पर बहुत आगे बढ़कर बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। अभी तो हमें ये देखना है कि इन्होंने एक नई सरकार नए फॉर्मेशन में बनाने की जो कवायद की है, इसको कितना बेहतर तरीके से चला पाते हैं। एक बात तो तय है कि महागठबंधन का जो स्वरूप या उसके पीछे जो सोच या उसके पीछे जो इंथुजियाज्म 2015 में था, उस तरह की बात आज नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग भी था। पहली बार देश में उस तरह का महागठबंधन किया गया था, पहली बार गवर्नेंस का एक नया प्रयास किया गया था। उसमें लोग आगे की संभावनाओं को 2017 में नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी और अब फिर एक बार पलटी मार रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उनकी विश्वसनीयता देश भर में खत्म हुई है? देश भर की तो बात मैं कह नहीं सकता हूँ। बिहार में देखिए, जितनी बार आप टर्न अराउंड करेंगे किसी मेजर इशू पे, खासकर इतने बड़े मुद्दे पे, तो समाज का एक वर्ग होगा जो कि आपकी विश्वसनीयता उसके नज़र में कम होगी। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूँगा, अगर आने वाले 2 साल में बहुत अच्छी सरकार चली, लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये पुराने नीतीश जी हैं, सुशासन बाबू जिनको कहा गया, उस तरह की सरकार चल रही है, करप्शन खत्म हो गया या रुक गया, जो लोगों की विशेष शिक्षा को लेके या स्वास्थ्य को लेके, शराबबंदी को लेकर, रोजगार को लेकर जो बड़े मुद्दे हैं, अगर उसमें कुछ लोगों को ज़मीन पर फर्क दिखेगा तो विश्वसनीयता में थोड़ी बट्टा भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। पर आप जो कह रहे हैं, राजनीतिक फायदा होगा नीतीश कुमार जी को, लेकिन अगर सरकार के चलने में, उसके स्वरूप में, उसके कार्यक्रमों में, उसकी इफेक्टिवनेस पे अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो ये बहुत लंबा प्रयोग कहाँ तक जा पाएगा, बहुत लंबा चल पाएगा। ऐसा लग रहा है कि विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपनी जगह होगी, पर जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि एक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके, और ख़ास तौर से बिहार की राजनीति में देखें तो कास्ट मायने रखता है। मुस्लिम, यादव, कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, अगर इस तरह से नीतीश कुमार के जो पक्ष में लोग दिखते हैं तो इसका आप देखते हैं कि नेशनल स्टेटस में कुछ अंतर पड़ेगा? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, कास्ट मायने रखता है कि नहीं वो तो एक बहस का मुद्दा है। जो जनता के सरोकार का मामला है, जनता का जिससे सरोकार है, वो ये है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। यही एनडीए की सरकार है। उसके पहले एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा मोदी, बता रहा हूँ, फिर उस बात पे तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप नीतीश जी से भी जाकर आज बात करेंगे तो वो भी इस बात को सिरे से खारिज करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं बिहार में। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरे देश में मुद्दा हो सकता है। बिहार स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं वो बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी यहाँ बड़ा मुद्दा है।
करप्शन यहाँ बड़ा मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बिहार से पलायन बड़ा मुद्दा है, बिहार में खाद नहीं मिल रहा है वो बड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था लोगों को डिग्री 3 साल की 6 साल में मिल रही है वो बड़ा मुद्दा है। आपको पता है हमसे बेहतर, आप उसको डाइवर्ट करके देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे देश का जब चुनाव होगा उस समय जिनको लड़ना है वो लोग तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि ये एनडीए से अलग आने के पीछे क्या आप वजह देखते हैं? क्या वाकई में नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी? नहीं, देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं नीतीश जी को जानता हूँ, आइडियोलॉजिकल कंफर्ट एक बार जब उन्होंने बीजेपी को 2013-14 में छोड़ा, उसके बाद से 2017 का उन्होंने निर्णय क्यों लिया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद से मुझे लग रहा है कि इस बीजेपी से उनका कोई बहुत आइडियोलॉजिकल कंफर्ट नहीं रहा है। सवाल जितने दिन रहे भी तो आपको दिखा, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखा, सरकार चलाने के तरीके में दिखा कि एकदम से वो पुराना जो गठबंधन था एनडीए का, जिसको बॉडी और सोल दोनों एक साथ, वो बात नहीं दिखी आपको। अच्छा, पीके की भूमिका कहाँ देखते हैं इस महागठबंधन? मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से मैंने अलग कर रखा है। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसका कोई शॉर्ट टर्म मतलब नहीं है। मैं लोगों से मिलने जुलने, अपनी बात बताने और उनसे सीखने समझने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। आपने देखा होगा मैं कल भी नहीं था, मैं सिवान में था, मैं अभी आया हूं तो आप लोग आए हैं तो आपसे बात कर रहे हैं। 2024 में आप प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में कहां देख रहे हैं? क्या एक राजनीतिक के तौर पर पे आप मोदी के खिलाफ कोई? देखिए, मैं आज जहां हूं वहीं 2024 में भी रहूंगा। मैं बिहार में हूं और मैंने जैसा अपने पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, मैं पूरी तरह से संकल्पित हूं बिहार में अपने जो भी मैं प्रयास कर रहा हूं उस दिशा में काम करने के लिए। बाकी दुनिया में और क्या चल रहा है उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मेरे समझ से बिहार में चुनाव 2025 में है, तब तक किसी भी फॉर्मेशन में सरकार चले, उस सरकार को अच्छी सरकार चलनी चाहिए। नहीं चलेगी तो उस समय जनता तय करेगी। बिहार की रियलिटी ये है कि जब भी लालू यादव आते हैं तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होने लगता है। बीजेपी उनके खिलाफ में सब तरह के प्रोपेगेंडा या बातें, आरोप प्रत्यारोप सब लगता है। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि ये गलती होगी? क्योंकि सीबीआई, ईडी तमाम चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। तेजस्वी यादव के पीछे भी अभी उनके एक कॉन्फिडेंट को उठा लिया गया, वो अरेस्ट हो गए। भाई ये चिंता उनकी है जो कि जिनके हाथ में सीबीआई, ईडी है और जिनको इसको फेस करना है। मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना मेरी समझ से ठीक नहीं होगा। मैं इतना जानता हूँ कि आज जो फॉर्मेशन बन रहा है इसका क्या एजेंडा है उनको रखना चाहिए। मेरी अपेक्षा है कि महागठबंधन की एक कोई जॉइंट प्रोग्राम वो घोषित करेंगे, उसमें जो उन्होंने प्रॉमिस करे हैं उसको रीइटरेट करेंगे या कुछ नया करेंगे, उसको देखने के बाद आप टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो आप यात्रा चला रहे हैं और इस एक तरफ महागठबंधन एक तरफ एनडीए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर आप कहाँ हैं इसमें? नहीं, हमको उससे क्या, पहले भी यही स्थिति थी। जब हम यहाँ आए हैं काम करने उस समय भी यही 3 दल थे, कोई चौथा दल। आप लालू और नीतीश के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे? कभी नहीं। कब किया है? 2015 में। भाई वो तो 15 कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। आज के तारीख में मैं जो काम कर रहा हूँ उस समय भी 3 दल थे, आज भी 3 दल हैं। वो किस फॉर्मेशन में उसका कोई फर्क? पूरा देश जानना चाहता हमेशा आपसे, क्योंकि आपने मोदी को भी मदद की थी, नीतीश कुमार को भी मदद की थी। आज क्या लग रहा है कि मोदी को चुनौती देने वाला पूरे देश में कौन वो चेहरा है? अगर एक नहीं बताना चाहते हैं तो 3 कौन से? मेरी समझ नहीं है। मेरी समझ नहीं है कि कौन चुनौती दे पाएगा, ये तो जनता तय करेगी। चेहरा है नहीं है, लेकिन बिहार के में जो घटना हुई है इसको जोड़ के आप नेशनल एक्सट्रापोलेशन जो हो रहा है, मेरी समझ से वो थोड़ी सी नासमझी दिखाता है। किसी स्टेट की घटना को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उसको आपको नेशनल चीज़ से एक्सट्रापोलेट करना थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी और नासमझी भी होगी। नेशनल लेवल पे जितनी मेरी समझ है वो इस तरह के बड़े निर्णय जनता के तरफ से इस वजह से नहीं होते हैं कि किसी राज्य में कोई फॉर्मेशन बदल गया। पीके को जेडीयू से कई बार ऑफर मिला, पिछली बार भी आपको ऑफर मिला जेडीयू में आने का, नीतीश जी साहब की मुलाकात हुई थी और उसके बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की भी बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड में। तो अब तो वो मोदी से अलग हो चुके हैं, क्या ऐसी कोई संभावना? नहीं भाई, उन्होंने क्या ऑफर दिया नहीं दिया ये तो प्राइवेट की बात है। बाकी जो जानकारी है वो आपके पास होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई ऐसा ऑफर दिया है। लेकिन मैं अपना जो काम कर रहा हूँ ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कहीं कुछ दूसरी संभावना की ओर मैं देखता नहीं हूँ। क्या आपकी नज़र बिहार की बदलती सियासत पर पूरे टाइम पैनी निगाह रहती है? यहाँ पर हैं और राजनीति में से जुड़े हुए हैं और आप लोग की से दोस्ती मित्रता भी है, तो स्वाभाविक है कि चर्चा चलती रहती है। हम भी यही रहते हैं, यही काम करते हैं।
लेकिन उसमें मेरी कोई से नहीं है, मेरी कोई उसमें भागीदारी नहीं है और मैं उसमें कोई अपनी भागीदारी चाहता भी नहीं हूँ। आखिर आप बिहार में घूम रहे हैं और साथ चारों तरफ आप निगाह रखे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, गली-गली में जा रहे हैं स्वराज कार्यक्रम को लेके, तो आखिर लोगों का मूड भाप रहे हैं या फिर आप अपना भी बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं? लोगों से सीखने समझने का प्रयास है। लोगों की क्या दुख दर्द है वो समझना चाह रहे हैं। लोगों से ये समझना चाह रहे हैं कि समाज में कौन सही लोग हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहिए, लाना चाहिए साथ में। मैं उस प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे बाकी जो घटनाक्रम हो। मेरे लिए वो बेमानी है। भाई जो दल पहले यहाँ चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा में हैं, वो किस फॉर्मेशन में विधानसभा में सत्ता में है या विपक्ष में है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि कम्युनलिज्म से वो समझौता नहीं करेंगे और करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। एक बार वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, लालू के साथ चले जाते हैं, तो ये समझौता है या क्या है? भैया जब तक वो बिहार के लिए कुछ बेहतर कर रहे हो, जिससे समझौता करना पड़े, हमें उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप जिससे समझौता करना चाहते हैं करें। मुसीबत यह है कि समझौता करने के बाद भी आप बिहार के लोगों के लिए कुछ भला कर पा रहे हैं कि नहीं। महागठबंधन हुआ, उसका एजेंडा था उस पर काम अगर हुआ होता तो इससे कोई फर्क नहीं है कि आपने किससे समझौता किया। उस समय भी लोगों ने बताया कि आप लालू जी के साथ जा रहे हैं तो जंगलराज से समझौता कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी के साथ लोगों ने बताया कि आप कम्युनलिज्म से समझौता कर रहे हैं। महत्व उन बातों का नहीं है। जो आप देख रहे हैं बिहार में स्थिति है कि दोनों ही फॉर्मेशन में लोगों को वो बात नहीं दिखी जो उनकी अपेक्षा थी सरकार से, वो नहीं हुई है, उसी की वजह से परेशानी। बीजेपी का कहना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कि छोटी पार्टियों को वो खत्म कर देंगे, विपक्ष कोई नहीं रहेगा। आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ी वजह है विपक्षी छोटी पार्टियां और सबको एक होने का? नहीं, जो पार्टियां हैं वो तो रहेंगी। यहाँ पे बहुदलीय प्रक्रिया है, जो एस्टेब्लिश्ड बात है वो तो चेंज नहीं होने वाली, वो संवैधानिक बात है। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहा मैं जानता नहीं हूँ। पार्टियों का कभी रीजनल पार्टियों का उभार होता है, कभी वो थोड़े बैकफुट पर होते हैं, कभी राष्ट्रीय पार्टी बड़ी हो जाती है, कभी भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी आज बहुत बड़ी पार्टी है। ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है। ख़त्म करना और बनाना तो जनता के हाथ में है। किसी दल का अपने दल के नेता के हिसाब से कोई कुछ कह सकता है। आखिरी सवाल, क्या नीतीश कुमार से आपका समझौता हो सकता है कभी? नहीं, मेरा उनसे झगड़ा क्या है? मेरा झगड़ा कुछ नहीं है। समझौते की क्या बात है? मेरा झगड़ा कुछ नहीं है। मैं मार्च में मैं उनसे मिला ही था। कभी गाये बगाये बात भी हो जाती है, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो क्या कर रहे हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। आप इस पूरे मसले में कहीं नहीं है? नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, मुझे कोई जानकारी नहीं। आपने मेरे से परसों बात करी थी, तब भी मैंने बताया मैं तो सिवान जीरादेई में था। प्रशांत किशोर, सीधे तौर पे नीतीश कुमार से कोई झंझट नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दुराव नहीं है। आने वाले समय में ये बयान काफ़ी मायने रखेगा। क्या मोदी के खिलाफ एकजुटता में प्रशांत किशोर की भूमिका होगी? बिहार की राजनीति पर पैनी निगाह जरूर है। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आप हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार की खास बातचीत सुन रहे थे प्रशांत किशोर पीके के साथ। और ऐसे में इस बातचीत में जो बड़ी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई हैं वो ये कि बिहार में सुशासन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर। यह भी उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर 2022 तक जनता का हाल जो है वो बेहाल ही नजर आता है, उसमें किसी तरीके का कुछ बदलाव हुआ नहीं है। महागठबंधन वाला जो जोश था 2015 वाला, वो अभी जब एक बार फिर से साथ आए हैं नीतीश और तेजस्वी, वो नजर नहीं आ रहा है। कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती है। दरअसल यही वो आरोप जिसको लगाकर जेडीयू ने बीजेपी के साथ अपना रिश्ता तोड़ा और तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, नीतीश से समझौता हो सकता है, झगड़ा कोई नहीं, यह भी कहा गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल के साल में नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वो जरूर बिहार में कम हुई है। तो महागठबंधन का साथ और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार की हर खबर सबसे पहले आप तक आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। बिहार विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव महागठबंधन की तरफ से लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में महागठबंधन। सचिव के माध्यम से थोड़ी ही देर में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और साथ ही एक जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं, 3 लेफ्ट पार्टियां जिनके कुल 16 विधायक हैं, उनके सीधे सरकार में शामिल होने पर भी आज फैसला होगा। समर्थन जरूर लेफ्ट दलों की तरफ से दिया गया है महागठबंधन को, नीतीश कुमार को, लेकिन सीधे तौर पर लेफ्ट के ये विधायक
सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी आज ही फैसला। तो और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। पल पल की खबर, सबसे पहले बिहार की राजनीति की खबरों पर सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश से इस वक्त का सियासी खबरों का, बिहार का अपडेट। प्रकाश, देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी किसी भी विधानसभा में होता है और वो स्पीकर का पद होता है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पद पर बीजेपी के विजय सिन्हा हैं। तो क्या विजय सिन्हा के रहते महागठबंधन चाहेगी कि इसमें जो शपथ ग्रहण के बाद जो व्यवस्था है विधानसभा के अंदर में बहुमत साबित करने का, वो तो जाहिर है कि पहला काम होगा। अगर वो विधानसभा अध्यक्ष जो अभी विजय सिन्हा है इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर उन्हें हटाने की प्रक्रिया होती है। तो अब नई सरकार गठन करने की बारी है। शपथ ग्रहण के बाद मौका दिया जाता है राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, चाहे जितने दिन की दी जाए, 1 दिन की, 7 दिन की, 14 दिन की। तो ऐसे में ये देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से जो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का दिया गया, क्या उसके पहले वो इस्तीफा दे देते हैं या फिर सदन के अंदर में ही आगे की कार्रवाई होगी। तो बिहार में 8वीं बार नीतीश सरकार। एक तरफ देखिए तैयारियां जोरों पर, नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार को घेरने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रशांत ने बातचीत की है, जिसमें जायसवाल की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जी, सीधा सवाल, आप क्या करेंगे? आप लोग बीजेपी की आगे की रणनीति क्या हो? बिहार की जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है। जब चुनाव शुरू हुए तो आप पहले फेज, दूसरे फेज का रिजल्ट देखिए। हमें बहुत ही कम, ना के बराबर सीटें हमें और जदयू को आई थी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे और एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं उन्होंने शुरू किया, तब जाके एनडीए की पूरी बहुमत की सरकार बनी। एक तरह से प्रधानमंत्री जी इसके गारंटर बने कि यह सरकार अच्छे से चलेगी। और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके नीतीश जी के निराशाजनक और नाकाम चेहरे के बावजूद भी प्रधानमंत्री पर विश्वास करके पुनः पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को शासन जनता ने दिया। यह जनता के साथ विश्वासघात है और जनता के विश्वासघात के खिलाफ हम आज धरना दें। लेकिन वो तो कभी आरसीपी सिंह का नाम गिना रहे हैं, कभी चिराग पासवान पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, और भी कई चीजें गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप 2017 का उनके डायलॉग्स पढ़िए, अगर एक शब्द की भी हेरा फेरी मिले तो आप बताइएगा। इन्होंने 2017 में जो बोला था लालू यादव के खिलाफ, उन सब को उठाया है। चूंकि अब थोड़ा सा दिक्कत भी उनको है, वही सब बातें वह दोहरा रहे हैं जो 2017 में लालू यादव के लिए बोली थी। और उपेंद्र कुशवाहा ने यही काम किया था। अगर उनको चिराग से दिक्कत थी तो चिराग को इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए अपने पार्टी का, क्योंकि ये तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पुरस्कार दिए। जिस शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, आप वह सब शब्द देखिए। उस तरह का प्रयोग कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने भी नहीं किया है जितना गलत शब्दों का प्रयोग उपेंद्र जी ने किया। तो इनको तो आदत है, ये जाने का बहाना कर रहे हैं। अब अभी 5 साल बाद ये कहेंगे, मनीष वर्मा जी को एक भूमिका में ले चुके हैं। वो मनीष वर्मा को आज उन्होंने इस्तीफा दिला दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिला दिया एक उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर को। और पहले थे आरसीपी से यही काम लेते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको उन्होंने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वह घूम रहा था, उसके बाद इन्होंने वो मंत्री बनाया। यह बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल से कौन मंत्री होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व उसके दल के नेता से पूछ करके तय करता है। ये सारी कहानियां बेकार की कही बड़ी बात कर रही है। चूंकि कई दिनों से जेडीयू कह रही है कि आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए थे और बीजेपी ने यहाँ धोखा दिया। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है। वह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बनाए हुए व्यक्ति थे, और जो उन्होंने डायरेक्शन दिया उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। बाद में क्या हुआ ये ज्यादा बेहतर हुआ। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर अब जेडीयू पेश कर रही है। 17 सालों में 8 बार मुख्यमंत्री बनने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, और वह भी हर 3 साल पे पलट जाने का एक्सपीरियंस भी किसी के पास नहीं है। तो जाहिर बात है ये दोनों तो यूएसपी है ही, और साथ में सभी घोटालेबाजों की उम्मीद है कि वह इनके सहारे हम कहीं जेल जाने से बच जाएं। जनता गरीबों के साथ रहने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जनता के गरीबों के लिए जो काम किया, या अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू करें ना।
प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए हम बोलते थे कि बिहार में लागू कीजिए, तो इनको लगता था भाजपा दबाव बना रही है। हम कहते थे कि भाई हर घर नल योजना में केंद्र सरकार की जो स्कीम है कि हर पानी के टंकी पर सेंसर लगे और आखिरी नल पर सेंसर लगे और उसकी लाइव डैशबोर्ड हो, उसके लिए हम आपको 12,000 करोड़ रुपए देंगे, तो इनको लगता था कि हम दबाव बना रहे हैं। अगर कहीं पे मौत होती थी गरीबों की जहरीली शराब पीने से, हम कहते थे कि पुलिस इसमें मिली हुई है माफियाओं के साथ और पुलिस को कंट्रोल कीजिए, तो उनको लगता था हम दबाव बना रहे हैं। प्रतिदिन जो हत्याएं और लूट होती थी उस पर अगर हम उनसे जाके मिलते थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या योगी जी के पास जाएंगे कि आप कानून व्यवस्था ठीक अभी खबर आ रही है, आखिरी सवाल की, आपके जो स्पीकर थे विजय कुमार सिन्हा, उनको हटाने की तैयारी हो रही है, उनके खिलाफ सदन में ही अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, जिस अमर्यादापूर्ण ढंग से विजय सिन्हा जी के साथ मुख्यमंत्री ने सदन में बात की थी, दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश के किसी भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के द्वारा इतनी घृणास्पद बात नहीं कही गई है सदन में। उसको भी हमने बर्दाश्त कर लिया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बिहार में पुनः जंगल राज आए, और इन सब बातों को इसलिए हम बर्दाश्त करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में दोबारा जंगल राज आए और इसलिए नीतीश कुमार की हर बात को स्वीकार किया गया, ये दावा कर रहे हैं संजय जायसवाल। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, पटना। तो सुन रहे थे आप किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक, निशाने पर नीतीश कुमार। बीजेपी की तरफ से बार बार यही दोहराया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है। 2020 में जो जनादेश मिला था, बीजेपी कह रही है वो नीतीश कुमार के निराशाजनक और नाकाम चेहरे पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर जनादेश मिला था और उसी का अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तभी से उन पर सीधे निशाना साधा जा रहा है और सबसे ज्यादा निशाना नीतीश के पीएम बनने की हसरत को लेकर साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज कहा है कि नीतीश अगर 49 जन्म भी ले लेंगे तब तक वो बन नहीं पाएंगे पीएम। जेडीयू छोड़ चुके और नीतीश के दाहिने हाथ माने जा रहे आरसीपी सिंह ने पहले कहा था कि नीतीश 7 जन्म तक पीएम नहीं बन पाएंगे। 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। कांग्रेस से मिलने का मतलब, आरजेडी से मिलने का मतलब यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा है। नित्यानंद जी, एक और सवाल है। प्रधानमंत्री पद के लिए भारत और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। तो बीजेपी के ये निशाने लगातार नीतीश कुमार पर, और ऐसे में जेडीयू की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्हीं से खास बातचीत हमारी सहयोगी मनु गेलोईवाल। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक और बार, लेकिन इस बार होगी पलटी हुई सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ है राजीव रंजन प्रसाद जी, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के। दोबारा एक बार फॉर्मूला बदल गया लेकिन मुख्यमंत्री वही। देखिए, ये बिहार की सबसे बड़ी ज़मीनी सच्चाई है कि 2005 के बाद बिहार में जो भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं उनकी अगुवाई नीतीश कुमार जी करते हैं। जिस चुनाव में नीतीश कुमार जी का चेहरा मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, उस गठबंधन को बिहार में जीत मिली है। तो ये इसका अर्थ बिल्कुल साफ समझना होगा कि कहीं ना कहीं कोशिशें जो भी हुई हों उनको कमज़ोर करने की, जनता के दिलों पर नीतीश कुमार जी आज भी राज करते हैं। शराबबंदी कानून पर गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि ये कानून भी बदल जाएगा क्योंकि राजस्व भरना है पार्टियों को अपना। देखिए, गिरिराज जी तो अक्सर इस तरह की बातें कहते रहते हैं। शराबबंदी इस राज्य का एक कालजयी युगांतरकारी कार्यक्रम है। नीतीश कुमार जी का संकल्प है, अगर कमियां भी कहीं दिखी हैं तो उनको पूरी तरह से ठीक किया जाए। और ये
बिहार के गांव की तस्वीर बदली है इस फैसले ने। तो मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले में कोई बदलाव नीतीश कुमार जी के रहते हुए कभी हो पाएगा। इसीलिए शराबबंदी बिहार का एक बड़ा सच है और इस सच के साथ जो भी रहना चाहेंगे उनको रहना है। बीजेपी आपके खिलाफ विश्वासघात दिवस और अलग अलग नाम से अब मोर्चे निकाल रही है पूरे देश में। देखिए, बीजेपी को गठबंधन धर्म का निर्वहन करने आता ही नहीं है। 2.5 दशक का सफ़र है। एनडीए की शुरुआत जिन दलों ने मिलकर की, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, इसमें से कोई भी उनके साथ नहीं है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय दलों के कंधे पर हाथ रखकर पैर जमाया, उन्हीं दलों को कमज़ोर किया। समय रहते नवीन पटनायक जी भाप गए, लेकिन बहन मायावती जी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आप देख रही हैं शिवसेना कल की जो घटनाएं हैं, एक साथ 2 घटनाएं थी। एक तरफ तोड़फोड़ के बल पर 40 दिनों तक वो सरकार का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे और महाराष्ट्र में अंततः वो कर पाया। आगे इसका क्या फलाफल होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से गठबंधन धर्म में अहंकार और दंभ का परिचय दिया और एक तरफा अपनी बात चलाने की कोशिश की, पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की, पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया गया। एकनाथ शिंदे जैसे प्रयोग को बिहार में वो दोहराना चाहते थे। अंततः इस अलायंस का पतन हुआ। लेकिन बिहार की जनता ये मानती है कि जनादेश को लेकर के नीतीश कुमार जी बराबर सचेत रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि महिलाओं को वो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देंगे, उन्होंने किया। उन्होंने अगर कहा कि हम 7 निश्चय लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। शराबबंदी का फैसला हो या हर घर बिजली पहुंचाने का सवाल हो, हर घर नल का जल पहुंचाने का सवाल हो, उन्होंने जो कहा है वो कर दिखाया है। कहा तो ये भी था कि हम दोबारा सरकार नहीं बनाएंगे, बाकी दलों के साथ यहीं रह जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो भी तब जब बार बार आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें पलटू राम से लेकर पलटू चाचा और कई ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या खून का घूंट पी लिया है? देखिए, एक बड़ा सवाल है। जब पिछली बार अलायंस टूटा था भारतीय जनता पार्टी के साथ 2013 में, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और बिहार के डीएनए को गाली दी थी, नीतीश कुमार जी को कई तरह के अपशब्द कहे थे, लेकिन उनका अलायंस हुआ। देखिए, जनता से जुड़े सवालों पर कई बार अलायंसेज होंगे और नीतीश कुमार जी जो भी फैसला करते हैं वो बिहार के हित में करते हैं। और इस तो जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन को आप सुन रहे थे, जो कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि गठबंधन धर्म निभाना बीजेपी को आता नहीं है। अहंकार की वजह से बीजेपी के यह हाल है कि एनडीए में अब कोई पुराना साथी बचा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।